5 मार्च 2010 महाराष्ट्र। वसई गांव स्थित तहसीलदार ऑफिस। समय सुबह 9:15। वसई जन आंदोलन समिति के आमदार श्री विवेक भाऊ पंडित के आमरण अनशन का चौथा दिन। आंदोलन में वसई तालुका के कई गांवों में रहने वाले हजारों नागरिकों का शांतिपूर्ण समर्थन। विवेक भाऊ द्वारा सत्याग्रह करने की वजह वसई विरार महानगर पालिका में 53 गांवों को शामिल न किए जाने की मांग, लेकिन बदले में मिली ये सौगात। कुछ ऐसा नजारा जिसने ब्रिटिश हुकूमत की यादों को ताजा कर दिया। सन 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मासूम निहत्थे देशभक्तों पर गोलियां चलवाई थी। तो वसई में महाराष्ट्र पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या कर दी। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसी हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? किसे खड़ा किया जाए कटघरे में और किससे पूछे जाएं सवाल? नंबर 133 विधानसभा क्षेत्र वसई। इस क्षेत्र के मतदाताओं ने सर्वांगीण विकास के लिए अपना प्रतिनिधि चुना श्री विवेक भाऊ पंडित को। लाखों लोगों के विश्वास और भरोसे को हासिल कर जन आंदोलन समिति के विवेक भाऊ जब विधानसभा के गलियारों में पहुंचे तो क्षेत्र की जनता की उम्मीदें उनसे और बढ़ गईं। विवेक भाऊ को जब ये सूचना मिली कि वसई विरार महानगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा आसपास के 53 गांवों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है, तो उन्होंने इन गांवों को महानगर पालिका में शामिल न किए जाने का शासन से अनुरोध किया। वसई तालुका के इन 53 गांवों का प्राकृतिक वातावरण, संस्कृति और किसानों के खेती-बाड़ी करने की भौगोलिक दशा न बदले, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विवेक भाऊ ने जब अपनी मांग रखी तो बदले में सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले। मजबूर होकर विवेक भाऊ को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। लेकिन इसके बदले जिस तरह से पुलिस ने निहत्थे ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजी, महिलाओं के कपड़े फाड़े, साड़ियां खींची और गांव में घर घर में घुसकर लोगों की पिटाई की, वो बेशर्मी और निर्दयता की सारी हदों को पार कर गया। आगे बढ़ने से पहले आइए जरा एक नजर डाल लेते हैं
श्री विवेक भाऊ पंडित के व्यक्तित्व के साथ उनकी अब तक की जीवन यात्रा पर। वसई तालुका और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वर्षों से विवेक भाऊ पंडित का नाम मजलूम, गरीब और बेसहारा लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु बच्चे बच्चे की जुबान पर है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मृदुभाषी, उच्च शिक्षित विवेक पंडित एक कवि हृदय और उच्च कोटि के लेखक हैं। इनके द्वारा लिखी गई तमाम पुस्तकें देश और विदेश में प्रसिद्ध हैं। विवेक जी के राजनैतिक जीवन की शुरुआत हुई ठाणे के एक छोटे से गांव दहिसर से, जहां इन्होंने आदिवासियों का विकास करने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण के शिष्य एवं साने गुरु जी के अनुयायी विवेक पंडित जी की जनसेवा में रुचि विद्यार्थी जीवन से ही दिखाई देने लगी थी। यही कारण रहा कि विवेक जी सन 1975 में समाजवादी आंदोलन में पूर्ण सक्रियता के साथ कूद पड़े। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ विवेक पंडित जी अपनी पत्नी श्रीमती विद्युल्लता पंडित के साथ जिस मजबूती के साथ खड़े हुए वो अपने आप में बेमिसाल है। इस हेतु आप दोनों को यूनाइटेड नेशंस की सलाहकार संस्था एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल द्वारा ब्रिटिश संसद के नेहरू सभागृह में सन 1999 में इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। विवेक भाऊ द्वारा सन 1982 में श्रमजीवी संगठन की स्थापना कर लगभग 75,000 विस्थापित आदिवासी परिवारों को राहत दिलाई गई। आपके द्वारा 3 वर्षों में रोजगार गारंटी योजना के तहत 8,500 आदिवासी परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया गया और ये संभव हुआ 55 लाख बायोडीजल प्लांट ज़ैट्रोफा का प्लांटेशन करके। उत्कृष्ट जनसेवक, जुझारू व्यक्तित्व के धनी, गरीब बेसहारा लोगों को पग पग पर थामने वाले श्री विवेक भाऊ पंडित जी को उनके सराहनीय जनसेवा के कार्य हेतु कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनमें से प्रमुख हैं रोटरी क्लब मुंबई द्वारा दिया गया एक्सीलेंस इन सोशल सर्विस अवार्ड और वसंतराव नाइक फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला सन 2000 का महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। विवेक भाऊ का कहना है कि विधानसभा और सरकार के लिए मैं आमदार हूं, लेकिन जनता के लिए मैं उनका भाऊ था, भाऊ हूं और आगे भी भाऊ ही बना रहूंगा। जिसने अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों को गरीबों की सेवा करने, शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने में समर्पित कर दिया हो, वो व्यक्ति हिंसावादी कैसे हो सकता है? ये विवेक भाऊ के कोमल हृदय की भावनाएं ही हैं कि 2 मार्च सन 2010 को आमरण अनशन की शुरुआत करने से पहले अपने हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया। साथ ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाकर अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए सर्वधर्म समभाव प्रार्थनाएं की एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। दूसरा दिन 3 मार्च सन 2010 जन आंदोलन समिति के हजारों कार्यकर्ता और गांववासी पहुंचे तहसीलदार और कलेक्टर कार्यालय, जहां उन्होंने अपनी मांगों को रखते हुए शांतिपूर्वक जनसभाएं की और सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु असहयोग किया। तीसरा दिन 4 मार्च सन 2010 विवेक भाऊ पंडित के आमरण अनशन के समर्थन में असंख्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मामले के प्रति सरकार की उदासीनता को देखते हुए लगभग 1800 लोगों ने निषेध व्यक्त करते हुए अपने सर के बाल मुंडवाए, जिसमें महिलाएं मुख्य रूप से शामिल हुई। दिन के समय में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रभक्ति के गीत समूह स्वरों में प्रस्तुत किए। और शाम के समय
गांव-गांव में कैंडल मार्च निकाला गया। इसी बीच विवेक भाऊ की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप करने के बाद उनकी हालत को गंभीर बताया। जन समुदाय ने विवेक भाऊ के स्वस्थ होने हेतु महामृत्युंजय जाप किया। अस्वस्थ होने के बावजूद विवेक भाऊ ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने हेतु गीत गाए। चौथा दिन 5 मार्च सन 2010, महाराष्ट्र पुलिस के इतिहास में काला दिन। विवेक भाऊ पंडित के मेडिकल रिपोर्ट में उनके अस्वस्थ होने की पुष्टि की गई और उनके आमरण अनशन को तुरंत खत्म करने की सलाह दी गई। इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस के वसई क्षेत्र के उप अधीक्षक भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने निहत्थे लोगों पर लाठी चार्ज करके जनरल डायर की तरह जलियांवाला बाग कांड को भी शर्मिंदा कर दिया। जब मंच पर विवेक भाऊ की तरफ पुलिसकर्मी लपके तो वहां उपस्थित महिलाएं एक दूसरे के हाथों को मजबूती के साथ थामकर खड़ी हो गईं। इन महिलाओं को बड़ी ही क्रूरता बर्बरता पूर्वक पीटा गया। विडंबना यह कि उन्हें किसी महिला पुलिसकर्मी के द्वारा नहीं बल्कि पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। किसी का बाल पकड़कर घसीटा गया तो किसी की साड़ियां खींची गईं। कोई मंच से फुटबॉल की तरह पैरों से नीचे धकेल दिया गया तो कोई खून से लथपथ होकर बेसुध होकर गिर पड़ा। मानव श्रृंखला को तहस नहस कर पुलिस वाले विवेक भाऊ पर टूट पड़े। उनका ऑक्सीजन मास्क खींच लिया गया और उन्हें जबरन घसीटने की कोशिश की गई। ये सब देखकर विवेक भाऊ की धर्मपत्नी श्रीमती विद्युलता पंडित एवं बेटी एडवोकेट स्नेहा विवेक जी से चिपक गए और उन्हें बचाने का प्रयास करने लगे। दोनों महिलाओं को विवेक जी से बलपूर्वक अलग कर दिया गया। जिसमें श्रीमती पंडित के कपड़े बुरी तरह से फाड़ दिए गए। वो चीख चीख कर रो रही थी, पुलिस के इस अमानवीय अत्याचार की दुहाई दे रही थी, लेकिन पुलिस कहां मानने वाली थी। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे। जिस तरह से किसी जानवर को लटका कर ले जाया जाता है, उसी तरह विवेक भाऊ को पुलिस कर्मियों द्वारा मंच से जबरन खींचकर सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया गया। अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व विवेक भाऊ ने पुलिस कर्मियों के साथ
10 मिनट तक संघर्ष किया। तमाम स्त्री पुरुष कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी घायलावस्था में आसपास के अस्पतालों में ठूंस दिए गए। विवेक भाऊ के सत्याग्रह मंच के आसपास बिखरे लहूलुहान कपड़े, जूते, चप्पलें, बैग, सामान और साथ ही तहस नहस किया हुआ उनका मंच पुलिस कर्मियों की निर्ममता को मूक शब्दों में चीख चीख कर बयान कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अपना बचाव करने और मीडिया की नजरों में झूठी कहानी गढ़ने की साजिश के तहत घटना स्थल पर मिर्ची पाउडर और धारदार हथियारों को यहाँ-वहाँ फेंक दिया, जिससे इस आंदोलन को हिंसक रूप का जामा पहनाया जा सके। आप स्वयं देख सकते हैं किस तरह अखबार में रखी पिसी हुई मिर्च पाउडर और धारदार हथियारों को पुलिस कर्मियों द्वारा कालीन पर यहाँ-वहाँ फेंका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी होते हुए भी पुलिस वालों ने विवेक भाऊ एवं उनके सहयोगियों की गाड़ियों के शीशे तोड़े एवं उन्हें क्षतिग्रस्त किया। इनमें से कुछ तो वर्दी में थे तो कुछ बिना वर्दी के। जरा सोचिए, अगर सचमुच ये आंदोलन हिंसक हुआ होता तो कहीं न कहीं कैमरे की आंखों में हिंसा की तस्वीरें जरूर कैद हुई होती। कोई तो नजर आता पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंकते या फिर उन पर धारदार हथियार से वार करते। घटना स्थल पर अगर किसी ने बेरहमी से वार किया तो वो थी महाराष्ट्र की पुलिस, जिससे सही तरीके से बचाव भी न कर पाई बेचारी निहत्थी जनता। पुलिस के दमन का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि वो आसपास के वाघोली और मर्देस गांवों के घरों में भी घुस गई, जहां लोगों को बेडरूम से, टॉयलेट से पकड़कर मारा पीटा गया। ज्येष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा गया। यहां तक कि सड़कों पर परीक्षा देकर आने जाने वाले निर्दोष विद्यार्थियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जबकि उन मासूमों को इस घटना के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं थी। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की गई इस अमानवीय कृत्य की सूचना चारों ओर जंगल के आग की तरह फैल गई। देश और महाराष्ट्र के सभी अग्रणी न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हुए इस बलात्कार की जमकर निंदा की। इतना ही नहीं, विवेक भाऊ पंडित के नेतृत्व में चल रही इस शांतिपूर्ण आमरण अनशन के प्रति पुलिसिया कार्रवाई की सभी राजनीतिक दलों द्वारा भी कड़े शब्दों में निंदा की गई। 5 मार्च 2010 का दिन गुजर गया, लेकिन छोड़ गया कुछ ऐसे सवाल जो अभी तक सुलग रहे हैं। मीडिया द्वारा जब सूचना महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री आर पाटिल तक पहुंची तो उन्होंने भाऊ से पूछा कि ये सब हुआ कैसे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस विभाग के मुखिया यानी गृह मंत्री के संज्ञान में बिना लाए, उनके आदेश के बगैर ये बर्बरता पुलिस ने किसके इशारे पर किया? कौन है वो? दूसरा सवाल, संविधान ने हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक